हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का विषय है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम आपके एक सामने एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली इसकी खोज मेंडल्स का दिया हुआ इनहेरिटेंस के बाद में हुआ था। हम जानते हैं कि मेंडल्स ने जो वर्क किए थे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में, वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है, इनहेरिटेंस, ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, उन्होंने इसको सबसे पहले 1865 में पब्लिश किया था। 1865 में मेंडल साहब ने इसे पब्लिश किया, लेकिन इसे ओवरलुक्ड कर दिया गया, बाज ओवरलुक्ड, बाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसको मान्यता नहीं दी गई, लोगों ने इसको मान्यता नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत समय तक ये छिपा रहा। इसके कुछ कारण थे। रीजन क्या था? रीजन्स, नंबर 1 रीजन्स थे कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उसमें जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी वो इजी नहीं था, इसलिए वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन, दूर संचार की व्यवस्था या संचार व्यवस्था फैली हुई नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको लोग समझे नहीं, जाने नहीं और पहचाने नहीं। जो कुछ भी हो, कम्युनिकेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम। दूसरा था कंसेप्ट ऑफ जिन। मेंडल साहब ने कंसेप्ट ऑफ जिन के बारे में बताया। जिन को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। उन्होंने फैक्टर कहा था, जिन नहीं किया था, तो उसको उन्होंने कंसेप्ट ऑफ फैक्टर या कंसेप्ट ऑफ जिन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये जो होता है आपको स्टेबल होता है, एक स्टेबल यूनिट है या डिस्क्रीट यूनिट होता है, और ये जो डिस्क्रीट यूनिट होता है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और इसमें पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं। ये जो जीन्स होता है, ये जीन्स कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल कैरेक्टर, जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन में ए पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं, ए पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं। उन्होंने ये बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एलिल्स होते हैं, वो ब्लेंड नहीं करते हैं, नेवर ब्लेंड। नेवर ब्लेंड उन्होंने कहा था, लेकिन इसको लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया, इसको लोगों ने मान्यता नहीं दी। नोबडी कैन गिव द रिकॉग्नाइजेशन, किसी ने इसके बारे में मान्यता नहीं दी, एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय के पहला तो था कि कम्युनिकेशन आसान नहीं था, क्योंकि उस समय से आप कहीं भी कोई भी चीज़ आप भेज नहीं सकते थे, लोगों ने नहीं समझा। दूसरा कंसेप्ट ऑफ फैक्टर या कंसेप्ट ऑफ जिन था। इनका कहना था कि जीन्स या जो होते स्टेबल है, डिस्क्रीट यूनिट है, ये जो होते हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जितने भी कैरेक्टर होते हैं जिन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, और जीन्स में पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं, और ये पेयर ऑफ एलिल्स कभी ब्लेंड नहीं करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मान्यता, उस समय के जितने भी कंटेम्पररी वैज्ञानिक थे, मान्यता नहीं दिए। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 है कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल्स का जो अप्रोच था वो यूजिंग मैथमेटिक्स का था। उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स को बायोलॉजिकल फिनोमेनन में यूज़ किया था। मेंडल्स अप्रोच
मेंडल्स का जो अप्रोच था ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेनन को प्रूव करने के लिए उन्होंने टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेनन, मेंडल्स के प्रयोग को, यानी मेंडल्स ने क्या किया कि जो मेंडल्स ने अपना तरीका अपनाया और मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया, जो मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया, इट वाज कंप्लीटली न्यू अप्रोच, एक नया तरीका है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, जिसके कारण वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। और चौथा फैक्टर्स है ये, उन्होंने कहा कि ये जो आपका जीन्स होता है वो डिस्क्रीट यूनिट है। फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर क्या है, एक स्टेबल यूनिट है, लेकिन उन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया, डिड नॉट प्रूफ। उन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि किस चीज़ का बना रहा, ऑफ विच इट इज मेड। तो ये चार फैक्टर्स थी, ये चार बातें थी जिसके आधार पर उनको मान्यता नहीं दी गई। ये चारों बातें हम आपके सामने रखे थे। इसमें पहला मैटर जो होता है, अब वो पहला मैटर था कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं होने के कारण ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ, सभी जगह इनका इंफॉर्मेशन नहीं जा सका। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि कंसेप्ट ऑफ जीन्स था या कंसेप्ट ऑफ जो फैक्टर्स थे वो ये डिस्क्रीट यूनिट थे और आपका स्टेबल यूनिट के रूप में माना गया। ये नहीं कहा कि भाई ये जो होते हैं ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं और ये डिड नॉट ब्लेंड होते हैं, क्लोरोफिलेट्स होते हैं, ये ब्लेंड नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसके कारण उस समय के जो वैज्ञानिक थे इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके। तीसरा था कि मेंडल्स ने इसे मैथमेटिक्स से जोड़ दिया, बायोलॉजिकल फेनोमेनन को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स ऐड कर दिया, जो कि इट वाज न्यू था। चौथा था कि मेंडल्स ने सजेस्ट किया कि जिन एक डिस्क्रीट यूनिट है, एक स्टेबल यूनिट है, लेकिन उन्होंने इसका किसी भी तरह का फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि ये किस तरह का बना। 1900 के एवज में तकरीबन 1856 यानी 1865 के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, 3 साइंटिस्ट्स, उनका नाम है डेविस। 3 साइंटिस्ट, कब आए? 1900 में। डेविस था, VERIS, कोरेंस, और तीसरा है इस्चर मार्क्स, TSCH। ये तीनों वैज्ञानिक जो था, मेंडल्स के जो खोज किया हुआ चीज़ था उसी तरह का सेम चीज़ उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया, यानी उन्होंने किया रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने जो वर्क किया था उस वर्क जो ओवरलुक कर दिया गया, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर, ये तीनों वैज्ञानिक विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रिसर्च किया और मेंडल के ही जैसा कंक्लूजन ड्रॉ किया इनहेरिटेंस के बारे में, वंशानुगत के बारे में। ये तीनों वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से खोज किया और तब उनको पता चला कि जो हमने खोजा है वो ऑलरेडी मेंडल्स ने खोज दिया है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि उस समय तक बाय दैट टाइम
उसे याद रखिएगा। उस समय तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। बाय दैट इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। उस समय तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। और एक खास बात यह था, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ऑब्जर्व्ड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल का बंटवारा होता है उसके बारे में भी जानकारी हो चुकी थी। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की डिस्कवरी हो गई, ऑब्जर्व हो गया कि सेल डिवीजन्स होते हैं, तो इसके साथ साथ लेट टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इसके बारे में भी जानकारी हो गई। और ये भी जानकारी हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो डबल होते हैं। एट प्रेजेंट इसमें जो फैक्टर्स होते हैं डबल होते हैं, और डबल होने के कारण वो एक दूसरे से सेपरेट भी होते हैं। गेट सेपरेटेड, डबल होते हैं और सेपरेट भी होते हैं। गेट्स सेपरेटेड भी होते हैं। ये सब की जानकारी 1900 में उस समय तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। सेल डिवीजन के प्रोसेस का भी पता चला। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल का डबल होना, उनका अलग होना, ये सब पता चला। उसी समय क्रोमोसोम्स की खोज हुई कि क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल्स है। जेनेटिक मटेरियल को जब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने इसे स्टेन किया तो ये कलर ले लिया। जेनेटिक मटेरियल्स को जब उन्होंने स्टेन किया तो वो कलर ले लिया, जिसके नाम उसका क्रोमोसोम्स रखा गया। उसका नाम क्रोमोसोम्स रखा गया ताकि वो विजुअलाइज्ड हो सके, वो अच्छी तरीके से दिखाई पड़ सके। तो दे वेर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तब उन्होंने इसे क्या कहा, क्रोमोसोम्स किया। 1902 के ईस्वी में करीब 2 वैज्ञानिक आए। 1902 में एक सटन थे, दूसरा बोवेरी था। 1902 सटन एंड बोवेरी, 2 साइंटिस्ट आए। उन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में जाना। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स उन्होंने दिया। सटन एंड बॉवेरी साहब ने 1902 में उन्होंने क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के बारे में बताया, और उन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स की का मूवमेंट्स होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पैरेलली होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, और मूवमेंट आने पर एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी बिहेवियर क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड, एक क्रोमोसोम्स दूसरे क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं। तो पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेकिंग अ क्रोमोसोम्स मूवमेंट, बिहेवियर यही होता है कि सब पैरेलल होते हैं और सेपरेटेड होते हैं। पैरेलल भी हुए, सटन एंड बॉवेरी का कहना था, पैरेलल भी हुए एंड गेट सेपरेटेड हुए, और ये दोनों जो है एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। मेंडल साहब ने यही बताया था कि फैक्टर जो होते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से पेरेंट की तरफ से एक आ रहे हैं और मदर की तरफ से, फादर की तरफ से एक आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, अलग होंगे, तभी ना आ सकता है। तो यही चीज़ तो यहाँ बताने की कोशिश किया कि अल्लाह ने 2 में ये बताया गया कि सटन ने कि क्रोमोसोम्स की बिहेवियर होती है कि दोनों साथ रहते हैं लेकिन ब्लेंड नहीं होते हैं, और उसके बाद दोनों समय आने पर अलग हो जाते हैं। इसको
एक्सप्लेन, इस चीज़ को मेंडल्स के लॉ से एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। इसमें ये बात रखा गया है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बात रखा गया है कि क्रोमोजोम जो होते हैं, हमेशा ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम्स पेयर्स में होते हैं, उसमें जीन्स भी होते हैं, वो भी पेयर्स में होते हैं। क्रोमोजोम्स भी पेयर्स में होते हैं, जीन भी पेयर में होते हैं। वो जीन्स में एलिल्स होता है, जो एलिल्स होमोलॉगस क्रोमोजोम्स पर रहते हैं, एक इधर रहते हैं, एक इधर रहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट और लोकेटेड, इसमें क्रोमोजोम्स हो गए, क्रोमोजोम्स के साथ आपका जीन्स हो गया, जीन्स भी ये भी पेयर में होते हैं, पेयर हो गए, जीन भी पेयर में हो गया। इसके साथ साथ एलिल्स होते हैं, एलिल्स होते हैं, और ये जो एलिल्स होते हैं जीन्स पेयर के लोकेटेड ऑन जो होता है क्रोमोजोम्स होमोलॉगस साइट्स पर होता है, लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स, होमोलॉगस साइट्स पर होते हैं। जो होमोलॉगस होता है, होमोलॉगस का मतलब होता है दोनों समान पर होता है, उसी पर ये पाए जाते हैं, ये रहते हैं। सटन एंड बॉबरी ने ये भी बताया, आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गई, बहुत इजी है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स के बारे में सटन एंड बॉबरी ने बताया था कि बिहेवियर यही है कि इसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि दोनों पैरेलल रहते हैं और पैरेलल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये मेंडल्स ला यही बताता था, मेंडल्स ने जो फैक्टर दिया था यही बात थी। एलिल्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने ये भी आर्ज्ड किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन, आज दैट पेयरिंग एंड separations of a pair, पेयरिंग एंड सेपरेशन, पेयर करना, अलग होना, ये दोनों जो है क्रोमोजोम्स का, जैसे दो क्रोमोजोम्स हो गए, वो पेयर हुए, फिर एक दूसरे से अलग हो गए, तो ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स का पेयरिंग होना, सेपरेशंस होना, जिसके कारण सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है। ये दोनों लेकिन पेयरिंग से लेड टू द सेग्रीगेशन of a pair of chromosomes। इन्होंने ये भी बताया था, सटन एंड बॉबरी साहब ने भी बताया था कि ये पेयरिंग और सेपरेशन जो दो होता है, ये पेयरिंग और सेपरेशन जो है जिसके चलते क्रोमोसोम्स के पेयर का सेग्रीगेशंस होते हैं। इसके अलावा सटन ने स्पेशली दोनों बताया थे बात, लेकिन सटन ने एक और बात और भी बताया, सटन ने यूनाइटेड एक चीज और पॉइंट आउट किया, सटन ओनली सटन यूनाइटेड द नॉलेज सटन यूनाइटेड द नॉलेज, उन्होंने नॉलेज को ऐड किया, द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ chromosomal segregation chromosomal segregations with Mendelian principle, with Mendelian सटन साहब ने सिर्फ सटन की बात यह नहीं, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ ऐड करके एक टर्म दिया जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Knowledge of chromosomal segregations with the Mendelian principles called
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो हेडिंग था वो कहाँ से आया। तो इस हेडिंग को देने वाले थे सटन। तो इन तमाम गतिविधियों को समझते हुए जानते हुए अंत में रिसर्च करने के बाद सटन ने क्या किया कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को इससे ऐड करके एक नया टर्म दे दिया जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या हुआ कि मॉर्गन और उसके साथी इस बीच में आ गए कि अगर ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मॉर्गन साहब और उसके साथियों ने मिलकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए इसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश किया। वेरिफिकेशन करने के लिए मॉर्गन and his companion, Morgan and his COLLEA, ये वैज्ञानिक थे और उनके साथी थे। ये वैज्ञानिक मॉर्गन साहब थे और उनके साथी थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिड experiment for the verification. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वेरिफिकेशंस के लिए उन्होंने इसके वेरिफिकेशंस के लिए मॉर्गन उसके साथियों ने एक्सपेरिमेंट किए जिसके कारण क्या हुआ, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन, बेसिस ऑफ वेरिएशन। कि भाई वेरिएशन का बेस हो, जब एक्सपेरिमेंट सब कर रहे थे तब ये पता चला कि वेरिएशन का आखिर आधार क्या है। तो उन्होंने आधार बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्होंने इसको आधार बनाया। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशंस के लिए, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मॉर्गन साहब ने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्लियर हो गया। मॉर्गन एंड हिज कॉलीग फॉर वेरिफिकेशंस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसका आधार निकला कि भाई वेरिएशन का आधार क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा मेंडल्स ने जो वर्क किया था वो फ्रूट फ्लाई पर किया था। मॉर्गन साहब ने मॉर्गन्स वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई पर वर्क किया। इसका वजह था, फ्रूट फ्लाई का पूरा नाम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मेलनोगैस्टर नहीं था, ड्रोसोफिला इसको हम कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ड्रोसोफिला। मेलनोगैस्टर। आखिर मॉर्गन साहब ने इसे ही क्यों चुना, इसके कुछ कारण थे। देयर आर सम रीजन्स में नंबर 1 ये था, द फर्स्ट रीजन वॉज आसानी से इसे हम सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, ग्रो इन लेबोरेटरी। पहली बात थी कि इसे लेबोरेटरी में सिंथेटिक तरीके से, बनावटी तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल है शॉर्ट है, तकरीबन 2 वीक्स का है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। तीसरा है सिंगल मैटिंग
प्रोड्यूसेस, एक बार जब मैटिंग करता है तो ढेर सारे बच्चे देता है। सिंगल मैटिंग प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ढेर सारे बच्चे देते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है। अच्छा, तीसरी बात ये थी, चौथी बात ये है कि इसमें खास बात है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। माने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या क्लियर डिफरेंशिएशन जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और नंबर इसका 5 हो जाता है कि भाई इसमें बहुत सारा हेरिटेबल वेरिएशन, ऐसा नहीं कि एक और दो वेरिएशन है, हेरिटेबल वेरिएशन इसमें ढेर सारे हैं। मेनी हेरिटेबल वेरिएशन इस तरीके से, क्योंकि कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप की खोज हो ही गई थी और उस माइक्रोस्कोप से बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए गए थे। तो मॉर्गन ने जो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलनोगास्टर का सिलेक्शन किया था वो यही था कि पहला वो लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है, हम जैसे चाहें जैसे ग्रो कर सकते हैं। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा है, मुश्किल से आपका 2 वीक्स के है, तो आसानी से हमको रिजल्ट मिल जाता है। और सिंगल मैटिंग प्रोसीड्यूर, एक बार जब मैटिंग करता है तो ढेर सारे बच्चे निकल जाते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है। सेक्सुअल डायफॉर्मी कौन मेल है कौन फीमेल है हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और हेरिटेबल वेरिएशन का मतलब होता है कि बहुत तरह के इसमें ट्रेड्स आ जाते हैं, ए नंबर ऑफ ट्रेड्स आर प्रेजेंट। इसलिए और भी अच्छी चीज़ होती है कि हम विभिन्न विभिन्न ट्रेड्स के बीच एक्सपेरिमेंट करके और ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपके जो वीडियो हैं इसमें हमने आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इसमें मेंडल्स का एप्लीकेशन है, मेंडल्स के एप्लीकेशंस के बाद उनको क्यों ओवरलुक कर दिया गया, आखिर वजह क्या थी कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके अलावे और सारी बातें थी कि भाई 3 गो साइंटिस्ट हुए तब जाकर 1900 में डेवरिस है, कॉरेंस है, सर मार्क्स है, इन दिनों ने रीडिस्कवर्ड किया। रीडिस्कवर्ड करने के बाद उन्होंने बताया, क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, न्यूक्लियस का खोज हुआ, सेल डिवीजन का खोज हुआ, इंटरनल क्रोमोसोम्स का पता चला। उसमें ये पता चला कि वो पेयर्स में होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। इसी समय सटन और बॉबरी साहब आए, उन्होंने भी इसका रिसर्च किया, इस पर भी उन्होंने डेवलपमेंट किया बहुत सारा। जीन्स का बिहेवियर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या होता है, उन्होंने ये बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सब पेयर्स में होते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जब एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से सही है, जो मेंडल्स का होना चाहिए, लीड टू द सेग्रीगेशन। अगर वो सेपरेट करेंगे तो सेग्रीगेट करेंगे ही। सटन ने ये भी बताया और अपनी नॉलेज को पुट किया, चूँकि क्रोमोजोमल है, क्रोमोजोम्स का मूवमेंट है, और चूँकि इनहेरिटेंस का मैटर है तो मेंडल्स का लॉ को क्रोमोजोम्स के साथ ऐड करके क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जो देने वाले सटन थे। जो इन तमाम गतिविधियाँ रिजल्ट चल रही थी, तो इस रिजल्ट के वेरिफिकेशंस के लिए मॉर्गन और उसके साथियों ने क्या किया कि बहुत एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताइए कि वेरिएशन का आधार क्या है। तो उन्होंने बताया कि वेरिएशन का आधार सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को उन्होंने दिया। इसके अलावा ये मैटर है कि मॉर्गन ने भी वर्क किया। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर ही क्यों वर्क किया, ड्रोसोफिला, क्योंकि इजिली अवेलेबल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ए नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर है, मैटिंग करने से ढेर सारे ऑफस्प्रिंग से प्रोडक्शन मिलता है, जो कि रिसर्च के लिए हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, रिसर्च के लिए मटेरियल मिल रहा है, इसलिए मॉर्गन साहब ने इसको सेलेक्ट किया था। इस तरीके से हमने आपके लिए वीडियो बनाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो बच्चे इसको लाइक नहीं किए हैं, जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं,
जो बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस वन चैनल्स और हमें आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू।